हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इशिका और दादाजी उनके रूम में बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने नाश्ता पानी कर लिया था और उसके बाद ऋषु बाहर सवेंस के साथ खेलने चला गया क्योंकि वो लोग उसके साथ खेलने को बेताब थे। और फिर दादाजी और इशिका यहाँ उनके रूम में आ गए। दादाजी इशिका से उसकी लाइफ के बारे पूछताछ कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि इशिका और आदित्य का रिश्ता अब कितनी हद तक सुधर चुका है। इशिका ने भी उनको बताया कि उनका रिश्ता अब एक नॉर्मल कपल की तरह ही हो चुका था और वो लोग एक साथ अपनी शादी में काफी खुश थे। फिर वो लोग थोड़ी देर ऋषु के बारे में भी बातें करते हैं। इशिका की बातें सुनने के बाद दादाजी स्माइल करते हुए बोलते हैं, ईशु, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी शादी, अपने पति और बेटे को एक्सेप्ट कर लिए और अब तुम उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हो। मैं बस हमेशा तुम्हें ऐसे ही जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूँ। दादाजी की बात सुनकर इशिका स्माइल करती है और वो कुछ और कहने ही वाली थी, उससे पहले ही अचानक से रूम के डोर पर किसी ने बहुत बेसब्री से तेज नॉक किया, जिसे सुन इशिका और दादाजी थोड़े हैरान हो गए। लेकिन दादाजी ने डोर नॉक करने वाले को अंदर आने की परमिशन दे दी। परमिशन मिलते ही गेट ओपन हुआ और एक मैं अंदर आई और अपना सर झुकाकर घबराहट में बोली, सर, मिस वो बाबा को। उसने इतना ही कहा था कि इशिका झट से उठकर खड़ी हो गई और जल्दी से नर्वस होते हुए उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ ऋषु को? इशिका के चेहरे पर घबराहट देखकर वो मेड और भी ज्यादा घबरा गई और उससे कुछ कहते नहीं बना। बाबा वो बस इतना कहते हुए हकलाने लगी। उसकी हकलाहट सुनकर इशिका की बेचैनी पल पल बढ़ती जा रही थी। दादाजी भी अब तक उस मेड के ठीक से रिपोर्ट न कर पाने को देखकर गुस्सा हो गए। ये मेड यहाँ रिपोर्ट करने आई ही क्यों थी, जबकि इसकी घबराहट के मारे बोली बंद हो गई थी। तो एक तो बात उसके परिणाति से रिलेटेड थी और दूसरी तरफ ये मेड इतना सस्पेंस क्रिएट करके उसकी पोती को भी डरा रही थी। जो कहना है साफ साफ कही और मेरी पोती को डराओ मत। बताओ क्या हुआ ऋषु को? दादाजी ने गुस्से में उस मेड से पूछा। दादाजी को डॉट सुनकर वो मेड डर गई और हिम्मत करके बोली, बाबा को मिस पिया ने धक्का देकर गिरा दिया। उसकी बात सुनकर इशिका के अंदर एक किलिंग इंटेंशन जाग जाता है। उस पिया की हिम्मत कैसे हुई उसके बेटे के साथ ऐसे पेश आने की? पहले ही उसने और उसकी मां की वजह से उसने आदित्य को गलत समझा और उससे नफरत करने लगी, जिसकी वजह से उनकी फोर्सफुली शादी हुई और ऋषु को इशिका की नफरत नसीब हुई। वो ऑलरेडी खुद ही अपने बेटे को उन लोगों की वजह से इतना हट कर चुकी थी, लेकिन अब और नहीं। अब वो ना तो खुद ही अपने बेटे को कभी हट करेगी और न ही किसी और को करने देगी, और पिया को तो वो आज छोड़ेगी नहीं। ऐसा मन में ठानकर वो जल्दी से रूम से भागती हुई घर से बाहर गार्डन तक दौड़ती हुई पहुंचती है और वहां जाकर वहां का नजारा देख उसकी आंखों में खून दौड़ जाता है और उसकी मुट्ठियां कस जाती है। उसकी सांसें जैसे में ऊपर नीचे होने लगती है और वो आगे बढ़ती है जहां सब खड़े थे। वहां इशिका की बुआ रश्मि एक महंगी साड़ी और महंगे गहने पहने थे, अपने हाथों में अपना हैंडबैग थामे खड़ी थी। उनके बराबर में उनकी बेटी पिया खड़ी थी। वो इशिका से सिर्फ कुछ महीने ही छोटी थी। पिया ने एक नी लेंथ तक की पिंक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों ही माँ बेटी के लुक्स बहुत ही ऑर्डिनरी से थे। वो तो बस मेकअप था जिसकी वजह से वो सुंदर लग रही थी, बिना मेकअप के को कुछ भी नहीं थी। उनके अपोजिट ऋषु खड़ा था जिसकी बैक इशिका की ओर थी, इसलिए इशिका ने उसके एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन उसने उसके कपड़े देखे जो कि पीछे से पूरी तरह से गंदे हो चुके थे, क्योंकि पिया के धक्का देने की वजह से वो ग्राउंड पर गिर गया था और ग्राउंड पर शाम होने की वजह से थोड़ा बहुत पानी था, क्योंकि पौधों में पानी डाला गया था और ग्राउंड की मिट्टी गीली होकर कीचड़ बन गई थी, जो कि अब ऋषु के कपड़ों पर भी लग चुकी थी और उसके हाथों पर भी। ऋषु के कीचड़ से सने हुए कपड़े देखकर ही इशिका को पता चल गया था कि उसका बेटा ग्राउंड पर पीठ के बल गिरा था। जैसे ही इशिका को ऋषु के पीठ के बल गिरने का महसूस हुआ, एकदम से ही उसके अंदर का सारा गुस्सा शांत हो गया और उसकी जगह चिंता ने ले ली। चिंता उसके बेटे ऋषु की।
इशिका को चिंता होने लगी कि कहीं गिरने की वजह से उसे कोई चोट तो नहीं लग गई। इस वक्त इशिका के मन में बस अपने बेटे की फिक्र थी और उसे पिया या रश्मि से अपने बदले की तक याद नहीं रही। इशिका ऋषु को चेक करने के लिए उसको दौड़ते हुए ऋषु का नाम पुकारती है। इशिका की आवाज सुनकर सभी के नजरें उस पर जाती है और ऋषु तुरंत दौड़ते हुए इशिका के पास आता है। उसे देख इशिका जल्दी से उसकी पूरी बॉडी को छूकर और उसे घुमाकर चेक करती है कि कहीं उसे कहीं कोई खरोच तो नहीं आई। जब उसे कोई चोट नहीं दिखती तो वो खुद ऋषु से ही पूछती है, ऋषु बेबी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अन्य मम्मा को घबराया हुआ देखकर ऋषु तुरंत बोलता है, नहीं मम्मा, ऋषु को कोई चोट नहीं लगी, बस ऋषु के कपड़े गंदे हो गए हैं। ऋषु की बात सुनकर इशिका उसके दोनों गालों पर किस करती है और उससे बहुत प्यार से बोलती है, इट्स ओके मम्मा, आपके कपड़े को साथ में लाई ही है, आप चेंज कर लेना। इशिका और ऋषु के इंटरेक्शन को देखकर रश्मि और पिया के चेहरे की हवाएं उड़ गई। अब तक तो उन्हें पता चल गया था कि ये इशिका का बेटा है और इशिका यहाँ उसे लाई है। हालांकि ये बात और थी कि ये बात उन्हें पिया के ऋषु को धक्का देने के बाद पता चली। दरअसल वो दोनों आज शॉपिंग पर गए हुए थे और जब वो वापस लौट कर आए तो अचानक से एक बच्चे ने एक बड़ी सी फुटबॉल को किस किया, जो कि आकर डायरेक्ट पिया को हिट करती है और उसकी ड्रेस पर एक बड़ा सा कीचड़ का दाग छोड़ जाती है, जिसे देख पिया पहले तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो छोटा सा बच्चा उसके पास दौड़कर आया और उससे सॉरी कहा, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ अभी क्या हुआ। अपनी महंगी ड्रेस को गंदा देख उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में पागल होकर उसने बिना इस बच्चे का चेहरा ठीक से देखे ही उस बच्चे को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो बच्चा पीठ के बल गिर पड़ा और पिया जिसे में उसे डांटने लगी, जिसे देख कुछ नौकर जल्दी से वहां आए और कुछ ने ऋषु को उठाया तो वही एक ने रश्मि और पिया को बताया कि ये बच्चा इशिका का बेटा है और वही आज उसे लेकर यहाँ दादाजी से मिलने आए हैं, क्योंकि उसने आदित्य और ऋषु को अपना लिया और दादाजी से भी उसकी नाराजगी दूर हो गई। ये खबर सुनकर तो उन दोनों माँ बेटी के पैरों तले धरती ही खिसक गई। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी इशिका और आदित्य आखिर एक हो ही गए, ये सोच के उन दोनों के सीने में बहुत चुभन सी हुई, क्योंकि इशिका और आदित्य के एक होने से उनके इतने सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। उन्होंने कितने सालों से इशिका को आदित्य के खिलाफ उसकी नैनी के थरू भड़काया था, सिर्फ इसलिए ताकि इशिका और आदित्य कभी एक न हो सके, क्योंकि अगर इशिका आदित्य पर भरोसा करने लगी तो वो लोग कभी भी इशिका की प्रॉपर्टी उससे नहीं छीन पाएंगे। जी हाँ, दादाजी की सारी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस इशिका ही बनने वाली थी, ये बात एकदम पक्की थी, क्योंकि इशिका के पापा दादाजी के इकलौते बेटे थे और रश्मि को उन्होंने अडॉप्ट किया था। ऐसा नहीं था कि वो सगे और सौतेले में फर्क करते थे। उन्होंने रश्मि को भी अपने बेटे के बराबर ही प्यार दिया था, लेकिन जब रश्मि ने उनके लाख मना करने के बाद भी सुदीप यानी कि पिया के पापा से शादी की, तब से उनका दिल उससे थोड़ा सा हटने लगा। फिर बाद में रश्मि ने अपने हिस्से के शेयर्स दादाजी से मांगकर उन्हें सुदीप के बिजनेस में लगाने के लिए बेच दिया। तब से दादाजी की आंखों से वो उतर गई, और क्योंकि वो अपना हिस्सा पहले ही ले चुकी थी, इसलिए अब बाकी का बचा हुआ सब कुछ इशिका का था। दादाजी ने रश्मि की शादी में अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से रश्मि को 30% उसके दहेज के रूप में भी दी थी, इसलिए अब दादाजी की कंपनी के साथ उनकी किसी भी प्रॉपर्टी पर भी रश्मि का कोई हक नहीं रह गया था। ये सब कुछ इशिका का था, लेकिन रश्मि जो कि हमेशा से ही लालची थी, इशिका का पापा की डेथ के बाद से ही उनके हिस्से पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी, और जैसे ही इशिका की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, वो तुरंत इशिका की केयर के नाम पर यहाँ वापस लौट आए। और तब से ही रश्मि और सुदीप मिलकर इशिका के सामने अच्छे बनने का ढोंग कर रहे थे। बाद में जब पिया बड़ी होने लगी तो उन दोनों ने पिया को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। वो हमेशा इशिका को बहुत प्यार करने की एक्टिंग करते थे ताकि इशिका पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो जाए, और जब दादाजी उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दे तो वो इशिका को बहला फुसलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि आदित्य और इशिका की शादी हो, क्योंकि आदित्य तो बहुत तेज था और उसके होते इशिका के साथ कभी कुछ गलत वो नहीं कर पाते, इसलिए आदित्य के खिलाफ उन्होंने इशिका के मन में उसकी नैनी के जरिए जहर घोलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी आदित्य और इशिका की शादी हो गई, लेकिन शादी जिस हालत में हुई
वो उनके लिए काफी फायदेमंद थी क्योंकि इशिका तो तब भी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थी और आदित्य की एक भी नहीं सुनती थी, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि इशिका को आदित्य कभी उसकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने से नहीं रोक पाएगा और उसके बाद वो इशिका को डाइवोर्स लेने के लिए राजी कर लेंगे। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि इशिका और आदित्य के बीच सब कुछ ठीक हो गया था तो ये उनके लिए एक खतरे की घंटी थी, इसलिए उन्हें इशिका और आदित्य के सुधारते रिश्ते के बारे में जानकर अपना प्लान फेल होता सा नजर आ रहा था और इसीलिए दोनों माँ बेटी काफी हद तक घबरा गई थी। उस टाइम उनका ख्याल बिल्कुल भी इस बात पर नहीं गया कि ऋषु को धक्का देकर पिया ने कितनी बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि इशिका के लिए अब ऋषु कितना मायने रखने लगा था। लेकिन ये बात उन्हें जल्द ही समझने आने वाली थी। ऋषु को ठीक से चेक करने के बाद इशिका ने चैन को सांस ली और उसके बाद उसे ऋषु के गिरने की वजह याद करके फिर से गुस्सा आया और इसलिए वो तुरंत पलटकर पिया के पास गई और इससे पहले कि पिया या रश्मि कुछ समझ पाती, इशिका ने एक तमाचा कसकर पिया को लगाया, जिसे देख सब शॉक्ड हो गए और पिया और रश्मि को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इशिका ने ऐसा किया, क्योंकि इशिका तो पिया से इतना प्यार करती थी कि उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी करती थी। हालांकि पिया उससे सिर्फ कुछ महीने ही छोटी थी, लेकिन इशिका उसे ट्रीट तो ऐसे करती थी कि जैसे वो उससे 4-5 साल छोटी हो। आज तक इशिका ने कभी उससे ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी और आज उसने उस पर अपना हाथ उठा दिया था। लेकिन जैसे ही पिया को उसके गाल में दर्द महसूस हुआ, उसे यकीन हो गया कि इशिका ने उसे थप्पड़ मारा था और ये पिया की बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए उसे इशिका पर इतना गुस्सा आया कि उसका मन तो इशिका के एक चाटे का जवाब 4-5 चाटों से देने का कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि इशिका की जरूरत उन्हें अभी भी थी। भले ही इशिका और आदित्य एक हो गए थे, लेकिन उनका प्लान तब तक फेल नहीं होगा जब तक इशिका उनकी मुट्ठी में थी और इसके लिए उन्हें हमेशा इशिका के साथ अच्छा होने की एक्टिंग करनी थी। बस इसलिए पिया ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया, लेकिन रश्मि से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि इशिका ने उसकी लाडली पर हाथ जो उठाया था, जबकि आज तक उसने खुद भी पिया पर हाथ नहीं उठाया था। ऐसे में वो कैसे इशिका का उस पर हाथ उठाना बर्दाश्त कर पाती। बस इसलिए वो गुस्से से इशिका से बोली, इशिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। उनकी बात सुनकर इशिका उनसे भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोली, और आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की। इशिका की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी, जिसे देख एक पल को दोनों माँ बेटी डर गए। लेकिन तभी रश्मि की नजर पीछे खड़े दादाजी पर पड़ी और जब उन्हें चुपचाप इशिका को पिया पर हाथ उठाते देखा तो उसको दादाजी पर भी गुस्सा आया, लेकिन वो दादाजी पर गुस्सा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। तो वही इशिका की बात सुनकर पिया को समझ आया कि इशिका ने उस पर ऋषु के लिए हाथ उठाया था। उसे तब समझ आया कि इशिका का उसके बेटे से रिश्ता अब उसके खुद के साथ के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा हो गया था और ऋषु अब इशिका को उससे भी ज्यादा प्यार हो गया था। इसलिए उसने इशिका को और भी ज्यादा गुस्सा न दिलवाने के लिए चुप रहना ही सही समझा, और वैसे भी उसकी माँ उसकी तरफ से बोल तो रही ही थी, तो फिर उसे बोलने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ रश्मि, जो कि अपनी बेटी के बचाव में उतरी हुई थी, उसे ये बात बहुत खटकी कि इशिका ने ऋषु के लिए उसकी बेटी पर हाथ उठाया और इसलिए वो इशिका से गुस्से में बोली, गलती तुम्हारे बेटे की थी। उसने ही पहले पिया के ऊपर वो गंदी कीचड़ में सनी बॉल फेंक के मारी और इसलिए उसने मेरे बेटे को धक्का दे दिया। एक छोटे से दाग के लिए उसने मेरे बेटे को कीचड़ में धक्का से दिया, इशिका ने भी गुस्से में कहा। इशिका की बात सुनकर रश्मि को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब आगे क्या बोले। तो वही पिया उसके कुछ और बोलने का वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब रश्मि से कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था, इसलिए उसने खुद ही मोर्चा संभालते हुए इशिका से एक नॉर्मल टोन में अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, इशिका, सॉरी, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। वो तो बस मेरी ड्रेस बहुत महंगी थी और जब ऋषु ने उसे मेरी तरफ किक किया तो मुझे लगा कि वो कोई शरारती बच्चा है और जानबूझकर उसने ये हरकत की है। वैसे भी हमने तो आज तक ऋषु को देखा ही नहीं था और हम तो ये भी नहीं पता था कि तुम आज घर पर ऋषु को लेकर आई हो, वरना तुम ही बताओ मैं भला क्यों अपने ही भांजे को पुश करती।
उसकी बात सबको रीजनेबल लगी क्योंकि ये बात सच थी कि पिया को सच में नहीं पता था कि ये ऋषु है, उसकी बहन का बेटा। और सबकी नज़रों में तो पिया इशिका से बहुत प्यार करती थी। ऐसे में वो भला कैसे अपनी बहन के बेटे को हर्ट कर सकती थी। रश्मि भी अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे लगा कि अब इशिका को उसकी गलती का एहसास होगा और उससे माफ़ी मांगेगी। वो तो इशिका को उसकी बेटी के आगे झुक के देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन दादाजी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो यहाँ चुप खड़े सब कुछ इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो देखना चाहते थे इशिका के मन में ऋषु या पिया में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इशिका को अपने बेटे को प्रायोरिटी देते हुए देखना चाहते थे क्योंकि ऐसा होता तो वो निश्चिंत हो जाते कि इशिका अब पूरी तरह से अपने पति और बेटे को बाकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। क्योंकि एक पत्नी और माँ को ऐसा ही होना चाहिए। उसकी पहली प्रायोरिटी उसका पति और बच्चा ही होना चाहिए। वो अपनी पोती को भी एक अच्छी माँ और पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। बस इसलिए दादाजी ने अभी तक इस मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। जब सब इशिका के आगे रिएक्ट करने का वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि इशिका शायद अब पिया को छोड़ देगी, तभी इशिका ने उनको गलत साबित कर दिखाया और वो एक सख्त आवाज में बोली, अच्छा मतलब ऋषु मेरा बेटा न होकर कोई और होता तो तुम्हारा उसको पुश करना सही होता। पिया तुम इतनी एग्रेसिव कैसे हो सकती हो कि एक ड्रेस के लिए एक छोटे से बच्चे को इतनी बेरहमी से पुश कर दो। अगर ऋषु की जगह कोई शरारती बच्चा भी होता तो भी तुम्हें इस तरह उसे पुश नहीं करना चाहिए था। इशिका की बात नौकरों को एकदम ठीक लगी, लेकिन रश्मि और पिया को मन ही मन इशिका पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें इशिका के तेवर देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पिया को आसानी से छोड़ने वाली थी। पिया समझ गई कि अगर ऐसा ही रहा तो इशिका की बातें उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा दिला देगी कि वो अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा देंगे। इसलिए पिया ने सोचा कि वो खुद को फिलहाल के लिए झुकाकर इस मामले को रफा दफा कर दे और इशिका को शांत कर दे। इसलिए वो इशिका से बोली, तुम सही कह रही हो, मुझे इतने अग्रेसिवली बिहेव नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली वापस आते वक्त मेरी विवेक से फोन पर लड़ाई हो गई थी, इसलिए मेरा मूड बहुत ऑफ बुरा था और इसलिए मुझसे गलती से ये सब हो गया। बट अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अभी ऋषु और तुमसे अपने कान पकड़कर सॉरी बोलती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा कहते वक्त पिया ने अपने कान तक पकड़ लिए थे और वो ऋषु और इशिका की ओर होपफुल होकर देख रही थी, मानो सच में उसे अपनी गलती का पछतावा था और वो दिल से माफी मांग रही थी। ऋषु ने इशिका की ओर देखा और आंखों ही आंखों में उससे पूछा कि वो अब क्या करे। इशिका उसकी कंफ्यूजन समझते गई और उसने पिया से कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। इशिका को मालूम था कि उसे मजबूरन पिया को अभी माफ करना ही होगा क्योंकि वो उससे अभी इसी वक्त रिवेंज नहीं ले सकती थी, क्योंकि इस मामले को अब और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकती थी क्योंकि अब पिया ने माफी मांग ली थी। लेकिन वो अपने बेटे के साथ हुई गलती का बदला कैसे न लेती, और अब जबकि उसने पिया तो थप्पड़ लगा ही दिया था तो वो उससे और ज्यादा बदला भी तो नहीं ले सकती थी क्योंकि इससे पिया और रश्मि को शक हो जाएगा कि वो जानबूझकर पिया को टारगेट कर रही थी। लेकिन हाँ, वो किसी और से तो बदला ले ही सकती थी। शर्त? कैसी शर्त? पिया ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। क्योंकि तुमने अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा मेरे बेटे पर निकाला, इसलिए अब तुम्हें उसके साथ भी वही करना होगा जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया। तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना मुझसे माफी की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना, इशिका ने कहा। इशिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो पिया के बॉयफ्रेंड से भी उनकी तरह ही नफरत करती थी, क्योंकि वो भी उनके इस प्लान में शामिल था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इशिका को हमेशा बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाता था। उसकी नजरें पिया के सामने कुछ और पिया के पीछे कुछ और होती थी। एक बार तो इशिका ने पिया को इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन उसने पिया को कन्वेंस कर लिया कि इशिका को गलतफहमी हो गई थी। उसके बाद इशिका ने ज्यादा से ज्यादा उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार उस पर उससे भी बदला लेने का अच्छा खासा मौका था। हालांकि उसे पता था पिया अपने बॉयफ्रेंड पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, लेकिन वो भी कौन सा दूध का धुला था। बस इसलिए इशिका ने सोचा कि थोड़ा सबक उसे भी सिखाया जाए।
बाद में वो कीचड़ में सने हुए ही उसकी पिक क्लिक करके उसे वायरल कर देगी। ये सोचकर ही उसे बहुत मजा आ रहा था कि उसकी कितनी हंसी उड़ेगी। इशिका की शर्त सुनकर पिया और रश्मि को बहुत गुस्सा आया और बाकी नौकर भी थोड़ा चौंक गए, क्योंकि विवेक का फैमिली बैकग्राउंड उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। वो इंडिया की टॉप 12 फैमिली से बिलोंग करता था। ऐसे में वो लोग उसको ऑफेंड कैसे कर सकते थे। यही बात सोचकर पिया और रश्मि को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसे तो विवेक पिया से ब्रेकअप कर लेता और फिर पिया को इतना बेटर लड़का कहाँ से मिलता जो कि उनकी इस फैमिली से भी पावरफुल और रिच होता। और वैसे भी वो पिया पर काफी खर्चा भी तो करता था। वो उनके लिए एक सोने की मुर्गी देने वाली अंडा था जिसे वो किसी भी कीमत पर कुर्बान नहीं कर सकते थे। लेकिन इशिका को भी तो कुर्बान नहीं कर सकते थे। इसलिए रश्मि ने सोचा कि इशिका को कन्विंस करना होगा कि वो अपनी शर्त बदल ले। वो इशिका से बोली, ये तुम कैसी बचकानी बात कर रही हो इशिका? तुम जानती नहीं कि विवेक कौन है? वो हमारी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में उसे ऑफेंड करके हम अपनी इस फैमिली पे मुसीबत कैसे ला सकते हैं? विवेक हमारी फैमिली को छोड़ेगा नहीं अगर हमने उसकी इंसल्ट की तो। रश्मि ने जानबूझकर ये बात कही कि विवेक को ऑफेंस करके उनकी फैमिली पर मुसीबत आ जाएगी, ताकि इशिका खुद ही अपनी इस शर्त को भूल जाए। लेकिन वो शायद ये भूल रही थी कि इशिका कौन थी। लेकिन अगले ही पल इशिका ने कुछ ऐसा कहा कि उन्हें याद आ गया कि इशिका कौन है। विवेक को ऑफेंड करने में आपको डर लग रहा है बुआ, लेकिन आदित्य को ऑफेंड करने का डर नहीं है आपको। आप शायद भूल गए हैं कि ऋषु आदित्य कपूर का बेटा है। आज तक किसी ने उसे छूने तक की हिम्मत तक नहीं की और आपकी बेटी ने उसे ग्राउंड पर धाक दे दिया। सोचिए, जब आदित्य को इस बारे में पता चलेगा कि उनके लाडले के साथ आपकी लड़की ने क्या किया है, तब आपकी लड़की के साथ वो क्या करेंगे? ऐसे में न सिर्फ आपकी लाडली को बल्कि उस विवेक को भी वो चुटकियों में गायब करवा देंगे इंडिया से। अब चॉइस आपकी लाडली की है कि वो किसे ऑफेंड करेगी, विवेक को या आदित्य को। इतना कहकर इशिका वहां से ऋषु का हाथ थामकर उसे अपने साथ घर की ओर ले गई। जब वो वापस जा रही थी तो दादाजी उसे स्माइल करते हुए फॉलो करते हैं। आज तो इशिका ने उनको काफी सेटिस्फाइड कर दिया था। उसने न सिर्फ पिया को सबक सिखाया बल्कि अब उसके उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का भी मजाक उड़ाने को तैयार थी। और जैसे उसने आदित्य का नाम लिया न, उसे सुनकर तो दादाजी समझ गए थे कि इशिका को आदित्य का नाम यूज करने की आदत हो गई थी और उसे आदित्य का नाम यूज करने में मजा भी आने लगा था। उन्हें खुशी थी कि अब उनकी पोती को कोई भी कभी भी बुली नहीं कर पाएगा। इशिका और दादाजी के जाने के बाद बाकी सभी नौकर भी वापस चले जाते थे। आखिर उन्हें भी अब कोई टेंशन थी कि वो लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि आदित्य के सामने तो विवेक चींटी के बराबर भी नहीं था। इसलिए अब वो काफी निश्चिंत हो गए थे। उन सभी के जाने के बाद वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, एक रश्मि और एक पिया गुस्से से, जो कि इस वक्त गुस्से से उबल रही थी, क्योंकि इशिका की बात से उन्हें याद जो आ गया था कि अब इशिका सिर्फ उनकी ही तरह देश की टॉप 15 फैमिली की मेंबर ही नहीं थी, बल्कि वो अब देश के टॉप बिजनेसमैन और मोस्ट पावरफुल आदमी आदित्य कपूर की पत्नी थी, जिसे पूरे देश में किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों माँ बेटी को इशिका के इस स्टेटस से बहुत ही जलन होने लगती है। वही तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि इशिका की नैनी थी, जो कि वहां से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। वो भी रश्मि और पिया के साथ उनकी असिस्टेंट की तरह शॉपिंग मॉल में उनके बाइक्स कैरी करने गई थी, क्योंकि वो लोग खुश होकर उसे भी कुछ न कुछ दिला देते थे। आखिर उसने उनका इतना साथ को दिया था आज तक। वो दोनों माँ बेटी के बाइक्स कैरी करके आ हो रही थी कि तभी रास्ते में ही उसे दीनू ने बता दिया था कि इशिका ऋषु के साथ आई है और उसने आदित्य और ऋषु को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर नैनी को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे डर लगने लगा कि कहीं इशिका को उसका झूठ पता न चल गया हो। जब तब वो ये आई तब इशिका भी आकर ऋषु को चेक कर रही थी, और उसके बाद से ही उसने वो सब कुछ देखा जो कि इशिका ने किया। और ये सब देखकर उसकी डर से हालत खराब हो रही थी, ये सोचकर कि कहीं इशिका उस पर भी भड़क न जाए,
क्योंकि ऋषु के साथ इतना सा करने पर ही इशिका ने पिया का ये हाल कर दिया था, तो फिर उसने तो आदित्य के खिलाफ ही उसे कितना भड़काया था। अब न जाने इशिका उसके साथ क्या करेगी, ये सोचकर उसे घबराहट हो रही थी। मॉम, अब मैं क्या करूं? इस इशिका बीच ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। मैं विवेक के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने उसके साथ वो किया जो इशिका ने कहा, वो तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा और हो सकता है कि वो मुझसे ब्रेकअप भी कर ले। पिया ने घबराते हुए रश्मि से कहा। पिया की मुश्किल को रश्मि भी अच्छे से समझ सकती थी। विवेक को अपनी ईगो और इज्जत बहुत प्यारी थी। ऐसे में उसको यहाँ बेइज्जत करने पर वो पिया के साथ न सिर्फ ब्रेकअप होकर लेगा, बल्कि रश्मि को तो डर था कि कहीं वो गुस्से में पिया को पनिश न कर दे। लेकिन दूसरी तरफ आदित्य था, जो कि अपने बेटे के साथ हुई बदतमीजी का बदला लेने पर अगर उतर आए तो शायद पिया की हालत वो विवेक से भी बुरी कर दे। और अगर आदित्य बदला लेने पर उतर आया तो फिर उसे रोकने सकना सिर्फ इशिका की बस की बात थी। लेकिन अभी इशिका के तेवर देखकर तो साफ था कि वो आदित्य को नहीं रोकेगी। आखिर अचानक से ही उसके मन में अपने पति और बेटे के लिए प्यार जो जाग गया था, और उसका ये प्यार उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? इशिका को इस टाइम आदित्य के खिलाफ भड़का भी तो नहीं सकते थे। आखिर अब वो बदलने को लगी थी। आज पहली बार इशिका उनसे पेश आई थी, जिसका मतलब साफ था कि इशिका अब उनकी मुट्ठी से निकल रही थी। उनकी बिल्ली अब उनको ही मियाऊ करने लगी थी। ये सोचकर रश्मि को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी है। तुम्हारे नाना तो अपनी पोती की कोई बात टाल ही नहीं सकते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इशिका के मन की कर दो। कम से कम इससे इशिका को तो तुम फिर से अपनी बातों में कर पाओगी। और अगर इशिका तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें विवेक से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इशिका के पीछे आदित्य है और वो इशिका के लिए ही सही, लेकिन उस विवेक को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने से रोक देगा। इनफैक्ट तुम चाहो तो इस मौके का फायदा भी उठा सकती हो। रश्मि की बात पिया को ठीक लगी और उसकी बात से राजी हो ही गई थी, लेकिन तभी रश्मि की आखिरी लाइन सुन वो हैरान हो गई। आखिर वो इस सिचुएशन का क्या फायदा उठा सकती थी? कैसा फायदा? पिया ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। देखो, जब तुम विवेक को धक्का दोगी और वो तुम पर गुस्सा करेगा, तब तुम उसे ये बताना कि इशिका ने ऐसा तुम्हें करने के लिए मजबूर किया था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। इससे विवेक इशिका से नफरत करने लग जाएगा। तो बताओ, है न इसमें तुम्हारा ही फायदा? रश्मि ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। दरअसल रश्मि और पिया ये बात अच्छे से जानते थे कि विवेक की इशिका पर बुरी नजर थी, लेकिन मजबूरी में वो ये बात इग्नोर करते थे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर लो या फिर किसी दिन विवेक को कन्फ्रंट किया तो विवेक पिया से ब्रेकअप करने में 1 मिनट नहीं वेस्ट करेगा। इसलिए वो विवेक की इस बात को इग्नोर करते थे और कोशिश करते थे कि इशिका को विवेक के सामने न आने दे। लेकिन इस बार वो ऐसा करने पे मजबूर थे, तो क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि विवेक इशिका से नफरत करने लगे, ताकि इशिका के सामने आने पर भी वो इशिका के बारे में ना सोचे। पिया को भी अपनी इस बात में जीत ही नजर आती है, इसलिए वो एक एविल स्माइल के साथ कहती है, आप ठीक कह रही है मॉम। विवेक के मन में इशिका के खिलाफ नफरत भरकर मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ, और जब विवेक इशिका से नफरत करने लगेगा तो इशिका को बर्बाद करने में वो भी अपनी जी जान लगा देगा। पिया को देखकर रश्मि भी स्माइल करती है, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैडम, मिस, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। रश्मि और पिया ने मुड़कर देखा तो इशिका की नैनी रेखा बहुत घबराई हुई सी दिख रही थी। क्या हुआ रेखा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रश्मि ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। मैडम, वो इशिका वापस आ गई और उसने आदित्य को अपना लिया। मुझे डर है कि कहीं वो मुझे उसे आदित्य के खिलाफ भड़काने के लिए। डर के मारे रेखा के मुंह से आगे कुछ नहीं निकला। उसकी बात सुनकर रश्मि और पिया समझ जाते हैं कि वो क्यों घबरा रही थी, और उसकी घबराहट कारण याद आते ही वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर इशिका ने रेखा से इस बारे में पूछ लिया तो शायद वो उन लोगों का भी भांडा फोड़ देगी।
इसलिए रश्मि ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, अगर इशिका इस बारे में तुमसे कुछ पूछे तो कह देना कि तुम्हें उसकी फिक्र थी, इसलिए तुमने झूठ बोल दिया था ताकि वो आदित्य को भूल जाए और उसे आदित्य के जाने के दुख न हो। रश्मि की बात सुनकर रेखा खुश हो जाती है। अगर वो थोड़ा रो धोकर इशिका के सामने ये इमोशनल कार्ड खेलेगी तो इशिका को उसकी बात पर यकीन हो जाएगा और वो उसे बख्श देगी। मैडम, आप ठीक कह रही है। वो इशिका है ही इतनी नासमझ कि उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। आपने तो मेरी चिंता 1 मिनट में ही दूर कर दी मैडम। मान गए आपके दिमाग को। रेखा ने रश्मि को मस्का लगाते हुए कहा। हाँ मॉम, सच में आपके दिमाग का कोई जवाब ही नहीं। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है आपके पास। पिया भी ऐड करते हुए बोली। खुद की तारीफ सुनकर रश्मि खुद पर इतराती हुए कहती है, अच्छा अब बस भी करो तुम दोनों। मेरे दिमाग को नजर लगाओगी क्या? चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो तीनों अंदर चली गई। इशिका का रूम। इशिका शादी से इसी रूम में रहती थी। उस वक्त इशिका काफी कैफरी प्रिंसेस टाइप की लड़की थी, इसलिए ये रूम भी काफी गर्ली टाइप का था। एक तो पूरी तरह से बेबी पिंक थीम और ऊपर से सॉफ्ट टॉयज पूरे रूम में फैले थे। इशिका के जाने के बाद से इस रूम के एक सामान को भी किसी ने हिलाया नहीं था। इशिका की सभी चीजें आज भी इस रूम में थी क्योंकि वो अपने हाथ अपना एक भी सामना नहीं लेकर गई थी। इस रूम की हर रोज सफाई की जाती थी क्योंकि दादाजी ने कभी इशिका के उनको माफ करने की आस नहीं छोड़ी थी, इसलिए ये रूम पूरी तरह से उसे करने लायक था। इशिका ने आते ही अपने लगेज में से ऋषु के कपड़े निकाले और उसको लेकर बाथरूम में चली गई और उसको नहलाकर उसके कपड़े चेंज करवा दिए। ऋषु को नहलाकर उसके कपड़े चेंज करवा के इशिका ऋषु के साथ वापस रूम में आ जाती है और उसके बालों को कोम करने लगती है, जिसके बाद ऋषु जल्दी से इशिका के बेड पर जाकर बैठ जाता है और उसके बेड पर रखे एक व्हाइट सॉफ्ट टॉय बेबी बियर को उठाकर उसे अच्छे से देखते चेक करते हुए इशिका से कहता है, मम्मा क्या आपको आज भी सॉफ्ट टॉयज पसंद है? ऑफ कोर्स, हर लड़की को सॉफ्ट टॉयज पसंद होते हैं। इशिका ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन मम्मा आप गर्ल नहीं वुमन हो, ऋषु ने इशिका को याद दिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इशिका अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हो आप। एक्चुअली गर्ल्स हो या वुमन, सॉफ्ट टॉयज तो सबको ही पसंद होते हैं। तो फिर हमारे घर में आपके पास कोई भी सॉफ्ट टॉय क्यों नहीं है? ऋषु ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर इशिका की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ जाती है क्योंकि जब आदित्य से उसकी शादी हुई थी तो वो उस मूड में ही नहीं थी कि सॉफ्ट टॉयज से खेलती। आदित्य से शादी के बाद उसने हमेशा उनके घर में घुटन हो महसूस की। ऐसे में वो कहाँ सॉफ्ट टॉयज को भी अपने रूम में जगह दे पाती। वो तो उस रूम से, उस घर से ज्यादा बाहर ही रहना पसंद करती थी। लेकिन ये सब वो ऋषु को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने ऋषु से कहा, वो इसलिए क्योंकि मम्मा को कभी उन्हें खरीदने का टाइम ही नहीं मिला। ऋषु ने उसकी बात पर आसानी से यकीन कर लिया क्योंकि सच में उसकी मम्मा बहुत बिजी रहती थी। इशिका ने फिर ऋषु से कहा, अच्छा अब आप जाओ और अपने बड़े नानू और बाकी सबके साथ खेलो। मम्मा को अभी कुछ काम है, इसलिए मम्मा अभी आपके साथ नहीं खेल सकती। इशिका की बात सुनकर ऋषु समझ जाता है कि उसकी मम्मा रूम में अकेले रहना चाहती है और इसलिए वो भी समझदारी दिखाते हुए इशिका की बात सुनकर बिना कोई सवाल पूछे वहां से चला गया। ऋषु के जाते ही इशिका ने सबसे पहले अपनी क्लोजेट को खोलकर देखा तो उसमें इशिका की ड्रेसेज और बाकी सभी एक्सेसरीज अच्छे से अपनी जगह रखे या टंगे हुए थे। ये वॉल क्लोजेट भी बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसलिए इसमें इशिका की ज्वेलरीज और अदर एक्सेसरीज भी रखे हुए थे। ये सभी उसकी शादी से पहले के थे। इशिका ने बाकी सब को इग्नोर करके डायरेक्ट वहां रखे एक लॉकर को उसके पासवर्ड से ओपन करके उसमें से एक बॉक्स निकाला और उसे लेकर क्लोजेट को बंद कर दिया और जाकर अपने बेड पर उस बॉक्स को लेकर बैठ गई। इशिका ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक पेंडेंट था जो कि बहुत ही सिंपल सा था। इसमें एक फेक ब्लू डायमंड लगा हुआ था। ये पेंडेंट वैसे तो बहुत सस्ता सा था लेकिन इशिका के लिए ये प्राइसलेस था क्योंकि ये उसकी माँ का पेंडेंट था।
ये नेकलेस हमेशा से ही उनके गले में था और उनके जाने के बाद ये इशिका के पास उनकी निशानी के तौर पर रह गया था। इशिका की मां एक अनाथालय में पली थी और जब बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और इशिका के दादू की कंपनी यानी मेहरा ग्रुप में काम करने लगी तो उस दौरान इशिका के पापा और उनकी मुलाकात हुई। फिर प्यार और फिर शादी। जब वो शादी करके यहाँ आई तो आदित्य का ओल्ड हाउस भी इसी नेबर में था और इसलिए इशिका और आदित्य की मॉम की दोस्ती हो गई और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मगर आदित्य ने वो घर अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद छोड़ दिया था और अपने नाना जी के साथ चला अमेरिका जा बसा था। आदित्य का को घर आज भी वैसे ही उनके पड़ोस में ही है और उसका ध्यान एक केयरटेकर रखता है। इशिका के मन में वहां जाने की भी ख्वाहिश थी लेकिन वो वहां आदित्य के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो आदित्य के लौटने का वेट कर रही थी। अभी वो जिस मेंशन में रह रहे थे वो आदित्य ने इशिका के लिए खरीदा और रेडी करवाया था। इशिका के दादू को भी इशिका की मां पसंद थी, इसलिए उन्होंने भी इस रिश्ते के खिलाफ कभी ऐतराज नहीं जताया। इसलिए अनाथ होने की वजह से इशिका की मॉम के पास कोई महंगी नहीं बल्कि ये सस्ती और सिंपल सा पेंडेंट था, लेकिन इशिका के लिए ये एक ट्राजा की तरह था और इसलिए इशिका ने अब इसे हमेशा अपने पास रखने की सोची और यही सोचकर उसे अपने गले में पहन लिया। उसे गले में पहनकर इशिका ने उसे अपने हाथ में पकड़कर उसे चूमा और अपनी नम आंखों से बोली, आई मिस यू सो मच मॉम। फिर 2 पल उस पेंडेंट को प्यार से निहारती है और फिर बॉक्स में रखी बाकी की चीजों पर नजर मारती है। इसमें ऐसी ही छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई थी जो कि इशिका के लिए किसी ट्राउजर से कम नहीं थी। एक हेयर क्लिप जो कि हैंडमेड थी, ये इशिका ने खुद बनाई थी जब उसे एक बार आर्ट में इंटरेस्ट हुआ था। कुछ कलरफुल मार्बल्स जो कि कलरफुल होने की वजह से इशिका को बहुत पसंद थे। इसमें कुछ ऐसी चीजें ही रखी हुई थी। तभी इशिका की नज़र एक कीचेन पर पड़ी, जिसे देख इशिका की आंखें चमक उठी। ये लेटर का कीचेन थी और लेटर ए से साफ था कि ये कीचेन किसकी थी। जी बिल्कुल, ये कीचेन इशिका के प्यारे पतिदेव आदित्य की ही थी। इसे इशिका ने तुरंत उठाया और तुरंत किस कर लिया। उसे देखकर इशिका को बचपन की उसकी एक नादानी या यूं कहे कि शरारत याद आ गई। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ये कीचेन आदित्य को उसकी एक क्लासमेट ने गिफ्ट की थी और आदित्य को ये काफी पसंद भी आई थी, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन जब ये बात इशिका को पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आदित्य तो उसका फ्यूचर हब्बी था, तो वो कैसे अपने फ्यूचर हब्बी को किसी और लड़की की दी हुई गिफ्ट को रखने दे सकती थी। बस फिर क्या था, इशिका ने वो की चेन आदित्य के पास से चुरा ली और आदित्य को जब इसका एहसास हुआ कि उसकी की चेन मिसिंग थी तो उसको एक पल नहीं लगा ये गैस करते हुए कि वो की चेन इशिका ने ली होगी। जब उसने इशिका को इस बात को लेकर कन्फ्रो किया तो बेचारी की बहुत कोशिश के बाद भी आदित्य ने उसकी चोरी पकड़ ली। उसकी इस हरकत से आदित्य चिढ़ गया और जब उसने इशिका से वो की चेन वापस मांगी तो इशिका ने मना कर दिया। आदित्य ने भी जबरदस्ती उसकी चेन को छीन लिया, जिसके बाद इशिका ने रोकर पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया और आदित्य की मॉम ने भी आदित्य को ही डांट लगाई। इसलिए आदित्य ने भी हार खाकर ये की चेन इशिका को दे दिया। इशिका ने आज तक इसे उसे नहीं किया, क्योंकि उसने इसे उसे करने के लिए नहीं छीना था। उसने तो इसे आदित्य से दूर करने के लिए छीना था, लेकिन क्योंकि ये आदित्य का गिफ्ट था इसलिए इशिका ने उसे अपने पास संभाल के रख लिया था। ये बात याद आते ही इशिका खुश हो जाती है कि आदित्य की तरह उसके पास भी आदित्य की कोई चीज रखी हुई थी। जैसे आदित्य के पास उसका रबर बैंड था, वैसे ही उस पे आदित्य का कीचेन था। अब तो वो भी उसे आदित्य की तरह हर पल कैरी करेगी। ये सोचकर वो काफी एक्साइटेड थी, उससे भी ज्यादा ये सोचकर कि जब आदित्य इसे देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ये सोचकर इशिका अपने मन में तरह तरह के प्लान्स बनाती है कि आदित्य के किस रिएक्शन पर वो कैसे रिएक्ट करेगी। फिर ऐसे ही थोड़ी देर अपने शैतानी प्लान्स बना लेने के बाद इशिका को सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आती है कि आखिर इस बॉक्स को खोलने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या थी। और ये याद आते ही इशिका उस बॉक्स को अच्छे से चेक करती है। जब उसमें इशिका को वो चीज नहीं मिलती जिसे वो ढूंढ रही थी तो इशिका के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और मन में कहती है, अब मजा आएगा। माय सो कॉल्ड नानी रेका।
तुम्हारी वजह से ही मैंने आदित्य से नफरत करना शुरू किया था और अब तुम्हें मैं इस घर में सबकी नफरत का सामना करवाऊंगी। वैसे तो मैं इसी चैप्टर में रेखा का बैंड बजाने वाली थी, बट एक मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में लता का गेम ओवर हो जाएगा। इशिका जब अपने रूम से बाहर आती है तो नीचे हॉल का नजारा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए ऋषु को आवाज देती है, ऋषु, ये आप क्या कर रहे हो? उतरो अपने बड़े नानू के ऊपर से, ये गेम खेलने के लिए वो बहुत बुरे हैं। इशिका की आवाज सुनकर हॉल में सबकी नजर उस पे जाती है, जो कि सीढ़ियों से उतरकर उनकी ओर ही आ रही थी। वो थोड़ी नाराज लग रही थी। जाहिर था कि वो ऋषु पर नाराज थी। जैसे ही ऋषु को ये रियलाइज होता है कि उसकी मम्मा उसे नाराज हो गई है, वो तुरंत दादाजी की पीठ पर से उतर जाता है, जो कि घोड़ा बने हुए थे। ऋषु उनके ऊपर से उतर अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। आज पहली बार उसने अपनी मम्मा को नाराज किया था, लेकिन क्योंकि उसकी मम्मा को लगा कि उसने गलती है, इसलिए वो डांट सुनने के लिए तैयार था। दादाजी भी ऋषु के पास ही खड़े हो जाते हैं और तब तक इशिका भी उनके पास पहुंच जाती है। इशिका आते ही ऋषु पर अपनी थोड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है, माना कि ये आपकी एज है घोड़ा घोड़ा खेलने की, लेकिन ये आपके बड़े नानू है। ऐसे खेल बच्चे अपने डैड या दादू की एज के लोगों के साथ खेलते हैं, ना कि उनके परदादा की एज के लोगों के साथ। वो बहुत बुरे हैं। और इशिका आगे कुछ और कहती कि उससे पहले ही, ये तुम बार बार बुढ़ा किसे कह रही हो? तुम्हें मैं कहाँ से बुढ़ा नजर आ रहा हूँ ईशु? दादाजी ने नाराजगी जताते हुए इशिका से कहा। दादाजी की बात सुनकर इशिका की नजर इन पर गई, जो कि अपने हाथ बांधे उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। कोई उन्हें बुढ़ा कहे, ये दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक नंबर के नार्सिसिस्ट थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अपनी उम्र के वो दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम और फिट आदमी थे। उनका हो ये गुड इशिका ने भी इनहेरिट किया था, और वो भी काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप की थी, जैसे कि आप पहले एक दो बार देख भी चुके हो। इशिका को तब याद आया कि दादाजी को अपने लुक्स या फिटनेस के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं, इसलिए वो अपने शब्दों को थोड़ा बदलते हुए बोली, नहीं दादू, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मतलब था कि अब आप इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी एजेड हो गए हैं, इसलिए ऋषु को आपकी पीठ पर ऐसे बैठकर आपको यूं जमीन पर चलवाना ठीक नहीं है। और वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग हैं। आई एम श्योर कि अपने ऋषु बाबा को कोई भी अपनी पीठ पर बिठाकर राइड करवा सकता है। इशिका की एक्सोलेंटियन सुनकर दादाजी थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोले, ऐसे कैसे कोई भी मेरे परनाती को राइड करवा सकता है? ऋषु मेरा परनाती है और इसलिए सिर्फ मैं ही इसके साथ घोड़ा घोड़ा खेल सकता हूँ और कोई नहीं। वैसे भी मैंने ही ऋषु को जिद करके अपने साथ खेलने को कहा था। उसने तो पहले ही बहुत मना किया था, और अब देखो तुम्हें मेरे प्यारे परनाती को डांट दिया। दादाजी को बात सुनकर इशिका को अपनी गलती पर पछतावा होता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद ऋषु ने हो लाड प्यार में आकर दादाजी से ऐसे डिमांड कर दी होगी। वो अपने बेटे को कभी भी लाड प्यार में बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ऋषु को डांटा। लेकिन अब उसे पता चला कि गलती ऋषु की नहीं थी, इसलिए उसे ऋषु को बेवजह डांटने पर लिया बहुत गिल्टी फील हुआ। उसने तुरंत ऋषु की तरफ देखा और अपने कान पकड़कर उसके सामने अपने घुटनों पे बैठते हुए बोली, आई एम से सॉरी बेबी। मम्मा को नहीं पता था कि आपके बड़े नानू ने खुद जिद करके आपको उनके साथ खेलने के लिए राजी किया था। मम्मा को लगा कि आपने ही बड़े नानू से जिद की, इसलिए आप प्लीज मम्मा को माफ कर दो। इशिका की माफी सुनकर ऋषु ने तुरंत उसके हाथों को उसके कानों पर से हटाया और उन्हें अपने हाथों में लेते हुए बोला, मम्मा आप सॉरी मत बोलो। ऋषु को आपकी डांट सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और वैसे भी थोड़ी बहुत गलती तो ऋषु की भी थी। ऋषु को बड़े नानू को पोलियट वाई रेफ्यूज करना चाहिए था, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए गलती ऋषु की भी है। सो प्लीज मम्मा, बड़े नानू ऋषु को माफ कर दीजिए। ऋषु ऑलमोस्ट बुढ़े बोलने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसने अभी देख लिया था कि दादाजी को बुढ़े कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए वक्त रहते उसने खुद की जबान पर काबू कर लिया।
ऋषु की बात सुनकर दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, कितना प्यार परनाती है मेरा, कितना समझदार और बड़ों की इज्जत करने वाला, बिल्कुल अपने डैडी पर गया है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी को बात सुनकर इशिका थोड़ी चिढ़ जाती है। उनका मतलब कहीं ये तो नहीं था कि उसमें इशिका में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे और ऋषु ने इस मामले में आदित्य को इनहेरिट किया था। दादाजी की बात सुनकर ऋषु भी चिढ़ गया था क्योंकि उसको अपने डैडी से ज्यादा अपनी मम्मा का बेटा कहलवाना पसंद था। इसलिए वो मुंह बनाते हुए बोला, बड़े नानू, ऋषु को बड़ों की इज्जत करना उसकी टीचर ने सिखाया है। ऋषु की बात सुनकर इशिका की हंसी छूट गई क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे ऋषु पर इस वक्त बहुत प्यार आ रहा था। वो अपने बेबी को इस टाइम अपनी बाहों में भरकर उसे बहुत सारा प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसे अभी उस लता को सबक सिखाना था क्योंकि वो आदित्य के आने से पहले ही उस लता की छुट्टी कर देना चाहती थी। क्योंकि अगर आदित्य लता से मिला तो उससे उस पर बहुत गुस्सा आएगा और वो उससे जरूर पूछेगा कि लता ने उसके आदित्य के खिलाफ उसको इशिका को क्यों भड़काया। और तब वो लता डर के मारे जरूर रश्मि, सुदीप और पिया का नाम ले लेगी, जिससे आदित्य और दादाजी उन्हें एक बार में ही धक्का देकर घर से निकल फेंकेंगे क्योंकि आदित्य शायद इशिका और उनके रिश्ते की इज्जत करे और दादाजी भी रश्मि के साथ उनके रिश्ते के खातिर उन्हें बख्श दे। लेकिन इशिका ये नहीं चाहती थी। वो उन्हें सिर्फ घर से बेदखल ही नहीं करवाना चाहती थी बल्कि वो उन्हें उनके किए की सजा देना चाहती थी। इसलिए वो खुद सबसे पहले लता की छुट्टी करने वाली थी और इसलिए इशिका आज और अभी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाली थी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे ये से ऋषु को भेजना होगा क्योंकि वो अपने बेटे के सामने कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने ऋषु से कहा, बेबी आप मम्मा के रूम में जाकर टीवी देखिए, मम्मा को दादू से कोई जरूरी काम है। ओके मम्मा। इतना बोलकर ऋषु वहां से दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, जिसे देख इशिका उसे याद दिलाते हुए बोलती है, आराम से, दौड़ो मत। उसकी बात सुनकर ऋषु की स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसे देख इशिका के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। ईशु, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? दादाजी ने पूछा। दादाजी की बात सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम से जाने लगते हैं क्योंकि वो दादाजी और इशिका के बीच की बात नहीं सुनना चाहते थे, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन जैसे हो वो जाने लगे कि तभी इशिका ने कहा, सभी रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। इशिका की बात सुन सभी रुक गए और हैरानी से इशिका को ही देखने लगे। दादाजी भी इशिका की बात सुन सीरियस होकर उससे पूछते हैं, क्या बात है ईशु, तुमने सबको क्यों रोका? दादाजी का सवाल सुन इशिका एक गहरी सांस लेती है और उसके एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस हो जाते हैं, जिसे देख सबको थोड़ा डर लगने लगता है। उन्हें लगा कि इशिका शायद उन्हें कुछ कहने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इशिका ने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा, मेरे जाने के बाद आज तक मेरे रूम में कौन कौन गया था? उसकी बात सुनकर सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी एक मेड बोलती है, मिस, आपके रूम में आज तक हम में से कोई भी नहीं किया सिवाय लता आंटी के। वो आपके रूम की हर रोज सफाई करने के लिए जाती है। उसकी बात सुनकर इशिका को मन ही मन बहुत खुशी होती है क्योंकि जो उसने सोचा था अब वो आसानी से बिना किसी टेंशन के कर सकती थी। उसे डर था कि कहीं कोई और नौकर कभी उसके पीछे उसके रूम में गया हो तो बेचारा वो भी बेकार में ही उसके इस प्लान में फंस जाता। लेकिन जहाँ था उसे अपनी लास्ट लाइफ की मेमोरीज से याद था, उसे पता था कि लता के अलावा उसके रूम में कभी कोई नहीं गया। उसे बस छोटा सा डाउट था क्योंकि ये खबर उसे रूपाली से जो मिली थी, लेकिन अब उसका ये डाउट भी दूर हो गया था, इसलिए अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, कहा है वो, बुलाओ उन्हें यहाँ। उसका ऑर्डर सुनकर एक मेड तुरंत जाकर उसे बुलाने रश्मि के रूम में चली गई। दादाजी इशिका से पूछा, क्या किया है रेखा ने? इशिका की बात सुनकर ही दादाजी को शक हो गया था कि रेखा ने कुछ तो किया है, वरना इशिका इतनी सीरियस नहीं नजर आती। और वैसे भी रेखा तो उसकी नैनी थी और इशिका को हमेशा ही बहुत पसंद भी रही थी। ऐसे में इशिका आज ऐसे बिहेव कर रही थी, इसका मतलब साफ था कि रेखा ने कुछ तो किया था। आपको अभी पता चल जाएगा दादू।
बस एक बार मैं खुद रेखा आंटी से पूछ लूं। हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो, लेकिन मैं बस एक बार इस बारे में उनसे पूछ लेना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज आप उनके आने का वेट कीजिए। इशिका ने थोड़ा परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहा। वो ऐसे दिखा रही थी कि वो खुद एक बहुत बड़ी दुविधा में है, इसलिए सबको यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत किया था रेखा ने। वो मेड जब रश्मि के रूम में पहुंची तो रश्मि और पिया एक सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे और रेखा रश्मि की क्लोजेट सेट कर रही थी। उस मेड को देखकर रश्मि ने पूछा, क्या हुआ? वो, रेखा आंटी को मिस इशिका ने नीचे बुलाया है, मेड ने कहा। उसकी बात सुनते ही तीनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई और रेखा, उसे तो ऐसा लगा कि उसे जैसे किसी जज ने सजा सुनाने को बुलाया हो। उसने तुरंत घबराकर रश्मि की ओर देख तो रश्मि उसका इशारा समझ गई और उसने तुरंत उस मेड को वहां से जाने को कहा। उसके जाते ही रेखा जाकर रश्मि के पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाई, मैडम, देखा ना आपने, उस इशिका ने मुझे बुला लिया। मुझे यकीन है कि उसने मुझे उसी बात के लिए बुलाया है। प्लीज कुछ कीजिए। उसको गिड़गिड़ाते देख पिया ने चिढ़ते हुए कहा, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मॉम ने कहा था तुम बस वैसा ही करना, देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। रश्मि भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, पिया ठीक कह रही है, तुम बस जाकर एक्टिंग करके इशिका को इमोशनल कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। रश्मि की बात सुनकर रेखा को फिर से हिम्मत मिली और वो फाइनली वहां से चली गई। जब वो तीनों नीचे उतरकर आई तो सबको इस तरह इकट्ठा देख समझ गए कि आज इशिका पक्का रेखा से उसी बारे में सवाल करने वाली थी। रेखा को देखकर इशिका के मन में बेतहाशा नफरत पैदा हो गई। इसी औरत ने उसकी बर्बादी की शुरुआत की थी, इसे तो वो आज छोड़ने वाली नहीं थी। अरे इशिका बेटा, आप वापस आ गई। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई आपके वापस आने से, रेखा ने इशिका के पास आते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा। ओह रियली, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप मेरे वापस आने से खुश है, इशिका ने सरकास्टिकली कहा। इशिका की बात सुनकर रेखा के चेहरे पर से वो फेक स्माइल भी गायब हो गई और उसने घबराकर पूछा, क्या मतलब आपका? मैं भला क्यों खुश नहीं होऊंगी आपके वापस आने से? इशिका को उसकी हड़बड़ाहट देखकर मन ही मन बहुत हंसी आई और वो पाउट बनाकर कंप्लेन करने के लहजे में बोली, अगर ऐसा था तो आप अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी? मुझे खुद ही आपको नीचे बुलवाना पड़ा। इशिका की बात सुनकर रेखा, रश्मि और पिया का मूड फिर से ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इशिका अब भी रेखा को पहले की तरह ही पसंद करती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर रेखा बोली, सॉरी इशी बेटा, लेकिन अब ऋषु बाबा को नहलाने में बिजी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैडम की ही हेल्प कर दूं, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। इशिका आगे कहती है, ठीक है, किया आपको माफ, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। इशिका की बात सुनकर रेखा का फिर से एक बार दिल धक धक करने लगता है, लेकिन फिर इशिका को देखकर उसे ऐसा तो लग नहीं रहा था कि वो उससे गुस्सा थी। जरूर कोई और बात होगी, ऐसा मन में सोच रेखा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ बेटा, पूछो क्या पूछना है। उसका मुस्कुराता चेहरा देख इशिका खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछती है, आंटी, मेरे क्लोजेट मेरा जो ट्रेजर बॉक्स था ना, उसमें से मेरी मॉम की सोने की बालियां जो कि उन्होंने अपनी फर्स्ट सैलरी से बनवाई थी, अब वो उस ट्रेजर बॉक्स में नहीं है। शादी के वक्त मैं यहाँ से कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गई थी और सभी लोग कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद से आज तक आपके अलावा कोई भी उस रूम में नहीं गया और आपको तो मेरे ट्रेजर बॉक्स का पासवर्ड भी पता है, तो कहीं अपने ही तो वो बालियां कहीं और संभाल के तो नहीं रख दी। इशिका की बात सुनते ही रेखा तो बर्फ की तरह जम सी गई। वो बालियां, वो तो उसने ही चुराई थी और अपने सामान में छुपाकर रखी हुई थी। उन्हें कई बार पहनकर वो अपने गांव भी गई थी और वहां पर उन्हें पहनकर घूमती थी। उन्हें उसने इसलिए चुरा लिया क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इशिका एक दिन लौट आएगी और उन बालियों के बारे में उससे सवाल करेगी। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रश्मि और पिया का चेहरा भी उतर गया क्योंकि उन्हें पता था कि रेखा ने चोरी की थी।
क्योंकि जिस दिन वो उन्हें चुराकर इशिका के रूम से बाहर निकली थी उसी दिन रश्मि से टकरा गई थी और वो बालियां गिर गई थी। लेकिन रश्मि ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें उसकी जैसी बेवकूफ़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। उस टाइम उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन इशिका लौट आएगी। इशिका की बात सुनकर दादाजी और बाकी सब हैरानी से रेखा को देखने लगे। उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि रेखा ने उन्हें चुरा लिया था और वो आगे का ड्रामा देखने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि इशिका रेखा से नाराज थी, जो कि उन्हें थोड़ी देर पहले उसके एटीट्यूड से ही पता चल गया था। बताइए ने आंटी, आपने उन्हें कहाँ रखा है? क्योंकि आपके अलावा तो मेरे रूम में ना ही कोई गया और न ही किसी को मेरे ट्रेजर बॉक्स का पासवर्ड पता था। इशिका ने फिर से कहा। उसे पता था कि रेखा ने चोरी करके उन बालियों को अपने बैग में छिपा रखा था। ये बात उसे अपने पिछले जन्म में पता चली थी, जब इशिका का सब कुछ उन लोगों ने हड़प लिया था और इशिका रूपाली की कैद में थी। तब एक दिन रूपाली ने उसको ये खबर सुनाई थी कि उसकी नैनी को उसकी माँ की बालियां चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। उस टाइम इशिका को नहीं पता था कि कैसे दोनों माँ बेटी ने रेखा को उनका सच दुनिया के सामने लाने से रोक लिया था, लेकिन उसने उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा था। इसलिए इशिका ने इस बार उसी मेथड को उसे करके रेखा की छुट्टी करने की सोची। इशिका, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहती कि मैंने उन्हें चुरा लिए? रेखा ने गुस्से में खुद का बचाव करते हुए कहा। खबरदार को मेरी पोती से ऐसे बात की तो, और साफ साफ उसकी बात का जवाब दो। बताओ बलिया कहाँ है? दादाजी ने गुस्से में कहा। दादाजी को गुस्से में देखकर रेखा डर के बोली, मुझे नहीं पता कि वो बालियां कहाँ गई। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मुझे आप पर यकीन है, लेकिन ये भी तो सच है कि बालियां को आपके अलावा कोई छू तक नहीं सकता था, क्योंकि आपके अलावा पासवर्ड किसी को नहीं पता था। इसलिए प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो बालियां कहाँ है। वो मेरी माँ की थी और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इशिका ने दुखी होने का ड्रामा करते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा। इशिका को हाथ जोड़े देख उसके दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उनकी प्यारी पोती को एक नौकरानी के सामने अपनी ही माँ की चीज के लिए हाथ जोड़े देख वो शांत नहीं रह पाए और उन्होंने एक नौकर से बहुत ही सर्द आवाज में कहा, ये ऐसे नहीं बताएगी। रामू, जाओ श्री सर्वेंट क्वार्टर्स के इसके रूम में जाकर छानबीन करो। दादाजी की बात सुनकर रेखा ने घबराकर रश्मि की ओर देखा और जब उसने देखा कि वो कुछ भी नहीं बोलने वाली थी तो उसने खुद ही अपनी गलती को कबूलने की सोची, वरना अगर चेकिंग के वक्त पकड़ी जाएगी तो उसे माफी मिलने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इसलिए वो तुरंत अपने इशिका के पैरों में झुक के गिड़गिड़ाते हुए बोली, इशिका बेटा मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने उन बालियों को चुरा लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि वैसे भी तो वो ज्यादा महंगी नहीं थी, इनसे तुम्हें कौन सी कोई प्रॉब्लम होगी। उसकी बात सुनकर इशिका उससे थोड़ी दूर हो गई और पहले से भी ज्यादा सख्त तेवर के साथ बोली, हाँ तुम ठीक कह रही ही कि मुझे इन बालियों के चोरी हो जाने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तुमने जो मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इशिका की बात सुनकर रेखा, रश्मि और पिया को पता चल गया कि अब वो बात भी खुलने वाली थी जिनका उन्हें डर था। क्या किया इसने तुम्हारे साथ ईशु? दादाजी ने इशिका से पूछा तो इशिका अचानक ही उनके सीने से लगकर रोने लगी, जिसे देख दादाजी तो घबरा गए। ईशु, कुछ तो बोलो, अपने दादू को डराओ मत। क्या हुआ है बेटा? दादाजी ने घबराते हुए पूछा। दादू, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। इसने मुझे आदित्य के खिलाफ भड़काया और मेरे मन में उनके लिए बहुत कुछ गलत ख्याल डाल दिए। दादू, मैंने उन्हें इसकी वजह से ही रिजेक्ट किया था। इशिका ने रोते हुए कहा। ये वो दिखावा नहीं कर रही थी, वो सच में रो रही थी, क्योंकि उसको दिल से पछतावा हो रहा था रेखा पर विश्वास करने के लिए। दादाजी और बाकी सब इशिका की बात सुनकर चौंक गए और दादाजी ने तुरंत इशिका को खुद से दूर किया और कहा, ईशु, मुझे पूरी बात बताओ। फिर इशिका ने भी रोते रोते अपनी पूरी बात बताई कि कैसे रेखा ने उसे आदित्य के खिलाफ भड़काया था और कैसे आदित्य ने उन सभी बातों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था।
जब सभी का ध्यान इशिका की बातों पर था उस वक्त रेखा ने जमीन पर पड़े हुए ही अपना सर उठाकर रश्मि को और देखा और उससे इशारे में मदद मांगी तो रश्मि ने उसे अपने फोन में एक फोटो दिखा दी जो कि रेखा के माँ बाप की फोटो थी। और रेखा समझ गई कि रश्मि उसे उसके माँ बाप के बहाने धमका रही थी क्योंकि रेखा के माँ बाप का सारा खर्चा रश्मि हो उठाती थी। रेखा तो अपनी सैलरी यूं ही उड़ा देती थी, इसलिए वो समझ गई कि चुप रहने में ही उसकी भलाई थी और अब अपनी पनिशमेंट उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसने मन में रश्मि को कोसा कि एक दिन उसकी काली करतूत से भी पर्दा उड़ेगा और उसकी हाल उससे भी बुरा होगा। इशिका की बात सुनने के बाद दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगर रेखा औरत नहीं होती तो अब तक तो उनका हाथ उठ चुका होता, लेकिन वो नहीं मार सकते थे इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसे पुलिस भी नहीं पीट सकती थी। दादाजी ने इशिका को गले गला लिया और रेखा को देख के रामू से बोले, इसे पुलिस में दे दो और उनसे कहना कि इसकी अच्छे से खातिरदारी करे। आखिर इसने हमारी पोती की जिंदगी जी बर्बाद करनी चाहिए। रात का समय, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। दादाजी हेड चेयर पर, इशिका और ऋषु उनकी एक साइड और रश्मि, सुदीप और पिया दूसरी साइड बैठे थे। सुदीप रश्मि से बेटर लुकिंग था और उसकी पर्सनैलिटी भी कड़ी अच्छी थी, इसीलिए तो रश्मि को उससे प्यार हो गया था और उसके पीछे वो ऑलमोस्ट पागल थी। इशिका को देखकर सुदीप ने पूछा, इशिका, आदित्य से तुम्हारी बात हुई कि वो कब तक लौटेगा? नहीं, अभी तक नहीं। एक्चुअली वो इतने फ्री नहीं है कि मैं उनको बेवजह फोन करके डिस्टर्ब करूं। आफ्टर ऑल वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक जो है, आप तो समझ ही सकते हो ना फूफा जी। अब आप खुद को ही देख लीजिए, आप मेहरा ग्रुप के सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड ही है बस। लेकिन फिर भी आप इतनी लेट नाइट तक बाहर रहते हो, कितनी ही बार नाइट भी लगाते हो और एक महीने में आपके कम से कम 2 बिजनेस ट्रिप भी होते हैं। आपसे बेहतर भला कौन ही समझ सकता है कि आदित्य, जो कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, वो कितना बिजी रहते होंगे, है ना फूफा जी? इशिका ने सरकास्टिकली कहा। उसकी बात में आदित्य और सुदीप के बीच का डिफरेंस साफ झलक रहा था। इशिका ने जानबूझकर सुदीप को उसकी औकात दिलाने के लिए ये बात कही। सुदीप ने रश्मि से पैसे लेकर बिजनेस शुरू तो कर लिया था, लेकिन उसे वो संभाल नहीं पाया और सारा पैसा डूब गया और बाद में वो मेहरा ग्रुप में ही काम करने लगा। आज वो एक डिपार्टमेंट का हेड था और वो भी दादाजी की दया की वजह से। सुदीप ने इशिका की लास्ट लाइफ में इशिका से प्रॉपर्टी और कंपनी अपने नाम करवाने के बाद वो मालिक बन बैठा, लेकिन कुछ सालों बाद उसका वो अंपायर भी बर्बाद हो गया और उसने इशिका की बाकी की सभी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना गुजारा किया। इसलिए इस बार इशिका किसी भी कीमत पर कंपनी को उसके हाथों में नहीं गिरने देना चाहती थी, लेकिन इस टाइम वो कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती थी क्योंकि वो इतनी आसानी से उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, बल्कि धीरे धीरे उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन भले ही वो उसे अभी उसके खिलाफ कोई एक्शन न ले, लेकिन कम से कम उसको जलील करके अपना मूड तो अच्छा कर ही सकती थी ना। और ये नाइट ड्यूटी और 1 महीने में 2 बार बिजनेस ट्रिप की बात को उसने इसलिए कही थी क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में जब मेहरा ग्रुप बैंकरप्ट हुआ था तब उसके सीईओ यानी सुदीप के बहुत सारे काले कारनामे पकड़े गए थे। बहुत सारी इल्लीगल एक्टिविटीज के साथ उसने अपनी अयाशी पर पैसा पानी की तरह खर्च किया था। इशिका को ये खबर जब रूपाली ने दी थी तो भले ही उसे अपनी कंपनी के बैंकरप्सी की खबर सुनकर दुख हुआ था, लेकिन उसे रश्मि के साथ किए सुदीप के इस धोखे की बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी। उसके धोखे के कुछ टाइम बाद उसकी बुआ लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके अपनी जिंदगी बिताने लगी क्योंकि पिया ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और पिया तो खुद ही प्रोस्टिट्यूट बन गई थी। इशिका की बात सुनकर सुदीप, रश्मि और पिया को उस पर बहुत गुस्सा आया। रश्मि और पिया ने तो सिर्फ यही सोचा कि इशिका सुदीप को आदित्य से कंपेयर कर रही थी, लेकिन सुदीप के दिल में धक धक सी होने लगी क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कहीं इशिका को उसकी रंगलियों की खबर तो नहीं हो गई थी। लेकिन फिर उसने ध्यान लगाकर सोचा कि अगर ऐसा होता तो इशिका अपनी बुआ को इस बारे में जरूर बताती। वैसे तो वो आज रात भी लेट ही आता, लेकिन रश्मि ने उसे फोन करके इशिका के आने के बारे में बताया तो उसे जल्दी लौटना पड़ा।
लेकिन अगर उसे पता होता कि इशिका उससे इस तरह पेश आएगी तो वो कभी भी जल्दी नहीं लौटता। उसे इशिका की बात चुभ गई क्योंकि सच में वो सिर्फ मामूली सा एक डिपार्टमेंट का हेड ही तो है, जबकि घर का दामाद होने के नाते उसे एक बड़ी पोजीशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसे पता था कि उसके ससुर उसे पसंद नहीं करते, इसलिए वो बेचारा उनसे कोई शिकायत नहीं करता था। इसलिए वो चुप बैठा रहा क्योंकि इशिका को कुछ कहकर वो अपने ससुर को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन इशिका की ये बात सुनकर रश्मि से चुप नहीं रहा गया क्योंकि इशिका ने उसके पति की इंसल्ट की थी और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने गुस्से में कहा, इशिका, ये कैसे बात कर रही हो तुम अपने फूफा जी से? वो इस घर के दामाद है और तुम उनका अपमान कर रही हो, और एक पत्नी होने के नाते मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। डैड, इससे कहिए कि ये सुदीप से माफी मांगे। उसकी बात सुनकर इशिका पाउट करते हुए कहती है, अरे ये क्या बुआ जी, आपको तो मेरी बात का बुरा लग गया, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा। मैं तो सिर्फ फूफा जी को ये बता रही थी कि आदित्य कितने बिजी है। अब इसमें अगर आपने ही मेरे शब्दों का कुछ और मतलब समझ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती? ईशु सही कह रही है, उसने तुम्हारे पति का कोई अपमान नहीं किया, बस ये बताया है कि सुदीप, जिसके ऊपर कंपनी की कोई बड़ी जिम्मेदार नहीं, वो इतना बिजी हो सकता है तो आदित्य के ऊपर तो उसकी पूरी कंपनी को जिम्मेदारी है। ऐसे में वो कितना ज्यादा बिजी होगा, बस इससे ज्यादा ईशु ने कुछ नहीं कहा। ये तो बस तुम हो जो कि बिना बात ईशु को माफी मांगने पर मजबूर कर रही हो। एक तो वो इतने सालों बाद अपने घर लौट कर आई है और यहाँ आकर उसको एक पल क्यों सुकून नहीं नसीब हुआ। कभी कोई उसके बच्चे को हट कर रहा है तो कभी कोई उससे बेफालतू की बहस कर रहा है, कभी कोई उसकी माँ की बालियां चुराकर उसको परेशान कर रहा है, तो कभी कोई उसकी एक छोटी सी बात पर उसको माफी मांगने पर मजबूर कर रहा है। बेचारी मेरी पोती, ये सोचकर आई थी कि उसके लौटने पर सब खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो उसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसके यहाँ लौटकर आने से कोई भी खुश नहीं है, बल्कि सभी को प्रॉब्लम हो रही है। दादाजी ने बेहद गुस्से में ये बात कही। उनके गुस्से को देखकर रश्मि, सुदीप और पिया डर जाते हैं तो वही इशिका भी मुड़कर अपने और दादाजी के बीच बैठे रिशु को चेक करती है को कहीं वो भी तो दादाजी के गुस्से से डर तो नहीं गया। लेकिन जैसे ही वो रिशु के एक्सप्रेशन को देखती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि रिशु डरा हुआ होने की जगह सुदीप, रश्मि और पिया को घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त खुद भी गुस्सा नजर आ रहा था। उसे देखकर इशिका को एक पल को लगा कि उसके सामने छोटा आदित्य ही बैठा हो, क्योंकि आदित्य भी कुछ इसी तरह के एक्सप्रेशन से उसको इशिका को परेशान करने वालों को घूरता था। रिशु के को एक्सप्रेशंस देख इशिका घबरा गई क्योंकि भले ही उसका बेटा उसके लिए काफी प्रोटेक्टिव था, लेकिन वो अपने बेटे को इतनी छोटी सी उम्र में बिल्कुल भी वायलेंट नहीं बनते देखना चाहती थी। वो तो बस अपने बेटे को उसका बचपन खुशी और मासूमियत से एंजॉय करने देना चाहती थी। एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को दुनिया की सभी बुराइयों से दूर रखना चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी से रिशु से कहा, रिशु बेबी आप रूम में जाओ, मम्मा आपका खाना वही भिजवा रही है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार रिशु ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में कहा, नहीं मम्मा, रिशु अब तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक ये लोग आपसे सॉरी नहीं कहेंगे। इन्होंने आपको इतना परेशान किया, आपसे रुडली बात की और अब आपको सॉरी बोलने को भी कह रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। हमारे घर में डैडी तक आपसे इस तरह बात नहीं करते तो फिर ये भी तो आपका घर है, फिर यहाँ सब आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये लोग रिशु के होते मम्मा को बुली नहीं कर सकते। अब अगर इन्होंने आपसे माफी नहीं मांगी तो हम अभी वापस अपने घर लौट जाएंगे और वापस यहाँ लौटकर कभी नहीं आएंगे। रिशु की बात सुनकर इशिका को बिल्कुल ऐसा लगता है कि आदित्य भले ही उससे दूर था, लेकिन उसकी परछाई यही थी उसे पास। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने बेटे के प्रोटेक्टिव नेचर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। थैंक गॉड उसने आदित्य की तरह ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया, वरना आदित्य अगर रिशु की जगह होता तो न जाने इन लोगों के साथ क्या ही करता। रिशु ने एकदम सही हो तो कहा था,
खुद आदित्य भी उससे ऐसे पेश नहीं आता था। उनके घर में को किसी रानी की तरह रहती थी जिसे हर किसी से इज्जत मिलती थी। आदित्य उसे इतना पैम्पर करता था और ऋषु भी उससे इतने प्यार से बात करता था, वो भी तब जबकि उसने उनके साथ कितना गलत किया था। लेकिन ये लोग जिनके लिए उसने न जाने कितना कुछ किया था, आज वही लोग उससे ऐसे पेश आ रहे थे। ये लोग न तो उसके पिछले जन्म में सुधरे थे और न ही उसके इस जन्म में सुधारने वाले थे। इशिका का उनको सजा देने का इरादा अब और भी ज्यादा पक्का हो गया था। ऋषु की बात सुनकर दादाजी पैनिक होते हुए बोले, नहीं ऋषु बेटा, आप ऐसा मत कहे कि आप चले जाएंगे और वापस लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। आपके परननू आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार से करते हैं और वो आपके रूठ जाने पर बहुत उदास हो जाएंगे, तो आप इनसे कहकर मम्मा से सॉरी बुलवाए, ऋषु ने कहा। ऋषु को बात सुनकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। वो एक पिद्दी सा बच्चा होकर इतने बड़े बोल कैसे बोल सकता था, लेकिन उसकी बातें सुनकर तो साफ पता चल रहा था कि वो आदित्य कपूर का बेटा था। आखिर ये को बच्चा था जिसके डैडी पूरे देश पर राज करते थे और इसको भी तो हमेशा लाड प्यार से ही पाला गया था। ऐसे में उसमें भला ये एटीट्यूड कैसे न आता कि वो एक पल में जिसको चाहे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन जो भी हो, उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम उनको होगी। क्योंकि उसके और इशिका के ये से चले जाने पर दादाजी उनसे बेहद नाराज हो जाएंगे और फिर जब आदित्य को ये बात पता चलेगी तो वो तो उनके साथ पता नहीं क्या ही कर बैठे। दादाजी तो सिर्फ उनको घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन आदित्य तो उनको देश से हो बाहर निकल देगा और वो ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए तीनों ने मिलकर एक साथ इशिका को सॉरी कहा तो ऋषु ने कहा, ऐसे नहीं। कान पकड़कर ऋषु की बात सुनकर उनकी मुठ्ठियां कस जाती है, लेकिन मजबूर होकर वो कान पकड़कर अपने दांत पीसते हुए एक साथ बोले, सॉरी इशिका। इशिका आगे कुछ नहीं बोली। उसके बाद वो तीनों वहां बैठकर डिनर करने में शर्मिंदा फील करते हैं और इसीलिए वो जल्दी से अपना खाना फिनिश करके वहां से चले जाते हैं। आज उनकी काफी बेइज्जती हो गई थी। द गोस्ट क्लब एक चौड़ी मगर खाली सी गली में एक बहुत बड़ा क्लब था, मगर ये क्लब बाहर से क्लोज्ड था और इस पर ताला लगा हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट और पुलिस ने इस पर ताला लगवा दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावे के लिए था। दरअसल ये क्लब बेशक बहरा से बंद दिखता था, लेकिन अंदर से आज भी ओपन था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक से बढ़कर लोग थे और यह बहुत सी इलीगल एक्टिविटी भी होती थी। देश विदेश के बड़े से बड़े लोग यह आते थे और अपने काम करते थे। यहाँ है प्रोफेशन के लोग बिना किसी डर के आते थे कि उनको कोई पहचान लेगा या उनकी खबर लीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी और प्राइवेसी सिस्टम बहुत बेहतरीन था और ऐसा सुना जाता था यहाँ का मालिक भी एक मिस्टीरियस मगर बहुत ही पावरफुल आदमी है जो कि किसी से भी नहीं डरता और तो और पुलिस भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। वो इसलिए क्योंकि एक तो वो आदमी बहुत पावरफुल था और दूसरा ये कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ आते थे और ये बात पूरे देश में सभी को पता भी थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ भी कह पाता। क्लब के अंदर का नज़ारा बेहद रंगीन था। हर तरफ आदमी और औरतें एक दूसरे से चिपके बैठे थे। हर जगह शराब चल रही थी। कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे थे और दाव पर बेशकीमती चीज लगा रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ अपनी इलीगल डील्स करने आए हुए थे। कहीं कोई ड्रग्स का नशा कर था तो कहीं कुछ लोग स्ट्रिपर्स का डांस एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग तो स्ट्रिपर्स के साथ डांस भी कर रहे थे। वही एक कोने में बहुत अंधेरा था जहाँ एक टेबल थी और एक चेयर थी। उस चेयर पर बैठा एक आदमी अल्कोहल पी रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था और टेबल पर 2 बोतलें रही हुई थी। एक उसने पीकर पहले ही खाली कर दी थी और दूसरी वो आधी खाली कर चुका था। वो पूरी तरह से नशे में धुत था। उसके मन में आज दोपहर की इशिका की वही बातें चल रही थी जो कि आज उसने इशिका को फोन पर आदित्य से कहते हुए सुना था। जी हाँ, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अमित ही था। इशिका की बात सुनने के बाद वो पूरे दिन यूं ही ड्राइव करता इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसका मूड तब भी ठीक नहीं हुआ, तो आखिर में वो थक हार के यहाँ आ गया। इशिका की बातें याद करके उसे अब भी बहुत घुटन सी महसूस ही रही थी।
डर के मारे वो अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बंद होते के साथ ही इशिका और आदित्य की एक दूसरे से लिपटी हुई तस्वीर उसकी आंखों के सामने उसे दिखने लगती थी, जिससे डर के मारे वो तुरंत अपनी आंखें फिर से खोल लेता था, क्योंकि इशिका और आदित्य को एक साथ देखना उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। उसे बार बार इशिका को हमेशा के लिए खोने का डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि इशिका शायद अब उसके पास कभी नहीं लौटेगी और हमेशा आदित्य के साथ ही रहेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो इशिका को अपने साथ रखना चाहता था और उसकी वो आंखें हर रोज देखना चाहता था, जो कि पहले हमेशा उसे देखकर चमक उठती थी। उसकी उन आंखों में वो अपना अक्स देखना चाहता था, जो कि इशिका के प्यार में रंगा हुआ होता था। कितने प्यार और एडमिरेशन के साथ देखती थी वो उसे पहले, जैसे कि वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हो। और उसकी वो प्यारी सी आवाज, जब भी वो अपने मुंह से उसका नाम लेती थी, उसकी तारीफ करती थी, तो उसे ऐसा लगता था कि मानो कोई उसके कानों में एक सुरीला सा संगीत गा रहा हो। और इशिका का उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो छोटी मोटी सी हरकतें करना, जिन्हें वो उस टाइम स्टूपिड समझता था, अब उसे उसकी वही हरकतें क्यूट लगती थी। मगर अफसोस कि अब सब बदल गया था। अब उसकी आंखें उसे देखकर चमकती नहीं थी, बल्कि उसमें उसे अपने लिए नफरत और गुस्सा नजर आता था। उसके मुंह से अब कोई मीठी सी धुन नहीं, बल्कि उसके दिल को चुभने वाली बातें निकलती थी, और उसकी हरकतें अब उसका ध्यान उसकी ओर खींचने के लिए नहीं, उसे गुस्सा दिलवाने या परेशान करने वाली होती थी। पिछले कुछ हफ्तों में सब कुछ बदल गया था, और अचानक से उसकी अच्छी भली खुशहाल जिंदगी अब बेरंग सी होते जा रही थी। और खुशियों ने तो जैसे उससे मुंह ही मोड़ लिया था। सब कुछ बदल गया था जब से इशिका बदल गई थी, लेकिन उस आदित्य की जिंदगी तो बेहतर हो गई थी। वो तो अब बहुत खुश था, क्योंकि इशिका उसकी जो हो गई थी। आदित्य के बारे में सोचकर अमित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने हाथ के पकड़े उस ग्लास को जमीन पर फेंक कर मरता है। उसके ग्लास फेंकने की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ एक लड़की आती है और अमित को देखकर घबराते हुए पूछती है, अमित, तुम ठीक हो ना? अमित, जो कि जमीन पर पड़े उस टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को घूर रहा था, अचानक से ही उस आवाज को सुनकर अपना सर उठाकर उस लड़की को देखता है, तो उसे उस लड़की की जगह इशिका का फेस नजर आता है। क्योंकि वो नशे में धुत था, इसलिए उसे लगता है कि वो लड़की इशिका है और उससे उसका हाल पूछ रही है। उसकी आवाज में खुद के लिए फिक्र को सुनकर अमित को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि इशिका फिर से उसके पास लौट आई है और वो फिर से बदल गई है और पहली जैसी ही हो चुकी है। अमित जल्दी से उस लड़की को पकड़कर उसे टाइटली हग कर लेता है और एक मायूस सी आवाज में बोलता है, आ गई तुम? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। अमित के यूं हग करने से वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अमित उसकी हो बात कर रहा था। वो हमेशा से ही अमित को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाई। लेकिन आज अमित ने खुद ही उसे हग किया और ये भी कहा कि वो उसका ही वेट कर रहा था। ये जानकर उसे लगा कि उसने अपने प्यार को पा लिया है, लेकिन अगले ही पल अमित ने कुछ ऐसा कहा कि उसकी ये खूबसूरत गलतफहमी एक पल में ही दूर हो गई। अमित बोला, अब तुम मेरे पास लौट आई हो तो फिर कभी उस आदित्य के पास वापस मत लौटना। इशिका, इतना कहकर उसने उस लड़की पर अपनी पकड़ और कस ली। इशिका के नाम को सुनते ही वो लड़की एकदम फ्रोज हो गई। तो इसका मतलब ये ही कि अमित और इशिका के बीच की रूमर एकदम सच है। मतलब अमित सच में इशिका से प्यार करता है। लेकिन ये आदित्य कौन है? खैर, वो कोई भी हो, लेकिन इशिका अमित को छोड़कर उसके पास कैसे जा सकती है, जबकि अमित उससे इतना प्यार करता है? अमित ने आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आई नो कि मैं आदित्य जितना अच्छा नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आदित्य से ज्यादा अच्छा बनने की। बस तुम आदित्य के पास वापस मत जाना अब। अमित को गिड़गिड़ाते सुन उस लड़की ने भी अमित को हग कर लिया और बहुत प्यार से बोली, अमित, तुम्हें किसी से अच्छा बनने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो वैसे ही बहुत अच्छे हो, और हाँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी। एक बार तुम मेरा हाथ थाम लो तो मैं जिंदगी भर उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर तो अमित जैसे किसी हेवन में था। उसे तो लग रहा था कि इशिका उससे ये सब कह रही है।
और वो उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखता है, जिसमें उसे अपने लिए बहुत प्यार नजर आता है। वो उसे इशिका समझ उस लड़की के फोरहेड पर किस करता है, जिससे वो लड़की इमोशनल होकर अमित के लिप्स पर किस करती है। तो नशे में होने की वजह से अमित भी एकदम टर्न्ड ऑन हो जाता है और उस लड़की को पैशनेटली किस करने लगता है। अब उस लड़की में अमित को पाने की चाह जाग जाती है और वो अमित को सहारा देकर एक प्राइवेट रूम में ले जाती है और वहां जाकर वो अमित को बेड पर लिटा देता है और फिर उसके शूज उतार देती है। अमित का भी खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है और वो उस लड़की को खुद के ऊपर खींचकर उसे किस करते हुए उसके टॉप को एक झटके में उतार देता है और फिर उसकी बॉडी को किस करते हुए उसे बेड पर पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और फिर अपने खुद के कपड़े भी एक के बाद एक उतारने लगता है। और थोड़ी देर बाद उस कमरे में मोन्स की आवाजें गूंजने लगती है। अमित उस लड़की के साथ जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ नशे में होने की वजह से। भले ही वो इस वक्त इस लड़की को इशिका समझ रहा था, लेकिन अगर वो होश में होता तो कभी भी इशिका के साथ फिजिकल होने की सोचता तक नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी डर्टी थी, बहुत बहुत डर्टी। यही उसका डार्क पास्ट था जिसे वो हमेशा भूल जाने की लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं भूल पाता था। वो ये भूल जाना चाहता था कि एक टाइम पर वो भी इसी क्लब में ही काम करता था और वो यहाँ का सबसे फेमस मेल प्रोस्टिट्यूट था। ना जाने कितनी ही अमीर औरतों ने उसके साथ अपनी रातें रंगीन की थी, उनके कितनी ही मैरिड और बच्चों वाली भी थी। उसके रेट सबसे फेमस होने की वजह से सबसे हाई थे और औरतें उसके पीछे पागल थी। रूपाली भी उन्हीं में एक थी। अमित के लुक्स के पीछे हर कोई दीवानी थी। रूपाली तब तक ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुकी थी और अमित और उसका अफेयर काफी अच्छा चल रहा था। अमित को रूपाली ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था और अमित ने भी रूपाली को बताया कि कैसे वो हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। तब तक रूपाली भी अमित के अंदर के टैलेंट को पहचान चुकी थी और इसलिए उसने अमित की मदद की ठानी और अपने कनेक्शंस यूज करके अमित को मूवीवुड में एंट्री दिलाई। इसके बाद अमित दिन पर दिन फेमस होता गया और आज रूपाली की ही बदौलत वो अपनी इस पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ इतने आगे आ चुका था। एक फेमस मेल प्रोस्टिट्यूट से एक फेमस एक्टर बन गया था। अमित ने हमेशा ही अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट रूपाली को दिया और इसलिए उसने 3 साल के मोहित को भी अडॉप्ट कर लिया और अपना नाम दिया। लेकिन वो इस बात को आज भी नहीं भूल पाया था कि उसकी बॉडी डर्टी थी और इसलिए इशिका, जो कि उसकी और रूपाली से अलग एक डिसेंट बैकग्राउंड से आती थी, अमित के लिए इशिका एक प्योर फ्लावर की तरह थी जिसे वो कभी भी डर्टी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसके मन में कभी भी इशिका के साथ फिजिकल होने का कोई ख्याल नहीं आया। अभी वो उस लड़की के साथ उसे इशिका समझकर भले ही वो सब कुछ कर रहा हो, लेकिन उसकी वजह उसके मन में इशिका के लिए कोई सेक्सुअल फैंटेसी नहीं, बल्कि ये उसकी बॉडी को सेक्सुअल नीड्स की वजह से था। वो लड़की भी यहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट ही थी और वो अमित को हमेशा से ही पसंद करती थी, लेकिन आज पहली बार उसे अमित के इतने पास आने का मौका मिला था, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठा लेना चाहती थी। एक फेमस होटल के एक प्राइवेट रूम में रूपाली भी आज फिर से अपनी बॉडी प्रोड्यूसर को बेचने आई थी। इस वक्त एक बेड पर वो प्रोड्यूसर की बाहों में लेटी हुई थी। प्रोड्यूसर उसके परफॉर्मेंस से काफी सेटिस्फाइड था। बेबी, तुम सिर्फ डांस में ही नहीं बल्कि बेड में भी काफी अच्छी हो। आई प्रॉमिस कि मैं अपनी नेक्स्ट मूवी में तुम्हें जरूर कास्ट करूंगा। प्रोड्यूसर ने रूपाली को किस करते हुए कहा। उसकी किस से रूपाली को बहुत घिन आती है, लेकिन फिर भी वो इस किस में उसका साथ देती है और वो भी उसे किस करती है। फिर उससे अलग होकर कहती है, प्रोड्यूसर साहब, ये रिवार्ड तो आपने मुझे लास्ट टाइम ही प्रॉमिस कर दिया था। इस बार मैं कुछ और चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? पैसे। कहो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आज मेरा दिल तुमने खुश किया है। जितने चाहो उतने पैसे मांग लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। प्रोड्यूसर ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रूपाली अपने मन में उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, हम खुद को आदित्य कपूर समझ रखा हुई क्या? जी, मैं जितने मांगूंगी उतने पैसा दे देगा। अभी 1 करोड़ भी मांग लिए न तो सुनते ही इसकी पेंट गीली हो जाएगी। ओ गॉड, काश ये सच में आदित्य कपूर होता। उसकी बीवी न सही,
मैं तो उसकी मिस्ट्रेस बनकर भी सैटिस्फाइड हो जाती, लेकिन उसे उस इशिका की जगह कोई और दिखती ही कहाँ है। सब कुछ परफेक्ट है इस आदित्य में, सिवाय आँखों के। तभी तो उसकी आँखों में इशिका की जगह और कोई समाती ही नहीं। खैर छोड़ो, आदित्य ना सही, उसकी प्रॉपर्टी तो एक दिन मेरी हो ही जाएगी। फिर एक बार उससे पूछकर देख लूंगी को अगर वो इशिका को भुलाकर मेरा लवर बन जाए तो। जब काफी देर तक रुपल की कुछ नहीं बोली तो प्रोड्यूसर ने खुद ही उससे पूछा, बोलो बेबी, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसका सवाल सुनकर रूपाली अपने होश संभालते हुए कहती है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहती हूँ। हेल्प? कैसी हेल्प? प्रोड्यूसर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। रूपाली ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप तनिषा के आइटम सॉन्ग में कुछ बेड सीन्स दिखाएं, लेकिन तनिषा और अमित के नहीं, बल्कि अमित और इशिका के। उसकी बात सुनकर प्रोड्यूसर एकदम शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ, ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि ये सब आप करेंगे कैसे, और आपको ये सब मैं बताऊंगी, और आपको ठीक वैसा ही करना होगा। रूपाली ने कहा, आज के लिए इतना ही दोस्तों, आदित्य को कल बुलाते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।